सिंस एवरीबडी नोज कि आईपीएस ऑफिसर की जो लाइफ है वो फील्ड जॉब है। वी कैन नॉट सिट इन द ऑफिस, तो हमारा 24/7 जॉब रहता है, क्योंकि कभी भी आपको फोन आ सकता है कि यहाँ पे क्राइम हो गया या वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हो गई या कुछ हो गया। तो जो हमारा साइकोलॉजिकल बेंड है वो हमें ट्रेनिंग के टाइम पे सिखा दिया जाता है। और जैसे हमारी ट्रेनिंग में भी हमें 2 मिनट की यूनिफॉर्म ड्रिल होती है, जिसमें कि कभी भी हमें फॉल इन करवाते हैं। फॉल इन की हमें तुरंत ही बोला जाएगा कि 3 बजे रात में यहाँ पे खड़े हो जाओ। Hello everyone. I welcome you all to another episode of Untangling UPSC Inside the Minds of Toppers, the ultimate destination for aspiring civil servants. In this series, we are delving into the riveting trumps and perseverance of those who have conquered the Everest of competitive examination. Whether you are embarking on your UPSC preparation or simply seeking an inspiration, Untangling UPSC is your compass to success in the world of civil services. So, are you ready to be informed like never before? Then let's begin. Today, we are joined by Mayank Chaudhary sir, who is an IPS officer of 2019 batch. Sir has secured an All India rank 482 in the year 2019. Thank you, sir, for joining us. थैंक यू मैम। So, today in this series, we will be dealing with the craft of crafting unique essays and also the art of answer writing. As Sir had secured fourth highest marks in essay and seventh highest marks in GS answers in that particular year, his insights and experiences can help make your answers stand out amidst the sea of responses. So let us embark on this voyage of discovery together. सर ये एकेडमिक डिस्कशन करने के पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी दैट व्हाट डज अ टिपिकल डे इन द लाइफ ऑफ एन आईपीएस ऑफिसर लुक लाइक। सिंस एवरीबडी नोज कि आईपीएस ऑफिसर की जो लाइफ है वो फील्ड जॉब है। वी कैन नॉट सिट इन द ऑफिस, तो हमारा 24/7 जॉब रहता है, क्योंकि कभी भी आपको फोन आ सकता है कि यहाँ पे क्राइम हो गया या वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हो गई या कुछ हो गया। तो जो हमारा साइकोलॉजिकल बेंड है वो हमें ट्रेनिंग के टाइम पे सिखा दिया जाता है। और जैसे हमारी ट्रेनिंग में भी हमें 2 मिनट की यूनिफॉर्म ड्रिल होती है, जिसमें कि कभी भी हमें फॉल इन करवाते हैं। फॉल इन की हमें तुरंत ही बोला जाएगा कि 3 बजे रात में यहाँ पे खड़े हो जाओ। हम अपने बैरक में सो रहे होते हैं, अपने रूम में सो रहे होते हैं, 3 बजे फटाफट भाग के वहाँ पहुँचना होता है। फिर उसके बाद 2 मिनट की यूनिफॉर्म ड्रिल होती है, जैसे हम लोग सो रहे होते हैं वैसे पहुँच गए। फिर 2 मिनट का टाइम दिया जाता है कि आप फटाफट जाएं यूनिफॉर्म चेंज करके आए। और जिसको नहीं यूनिफॉर्म चेंज कर पाता है 2 मिनट में, फिर पनिशमेंट दी जाती है। फिर उसमें हमें और एक्स्ट्रा रनिंग वगैरह या एक्स्ट्रा कुछ ना कुछ कराया जाता है। तो साइकोलॉजिकली हमको उस हिसाब से प्रिपेयर करते हैं कि अगर कोई अनफोर्सीन सर्कमस्टेंसेज ऐसे कोई कंडीशंस आती हैं तो आपको कितनी इमीडिएटली रिस्पॉन्ड करना है। तो वो शायद हमारी ट्रेनिंग में हमें सिखाया जाता है और वही हमें फील्ड में काम भी आता है। तो नॉर्मली हमारा डेज ऐसा ही है, बीइंग एसपी ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। नॉर्मली मेरा जो रहता है ऐसा कि 7 o'clock पे हम लोग को अपने रेंज ऑफिस में डीआईजी सर को और डीजीपी सर को डीएसआई देनी होती है। डीएसआई बोले तो डेली सिचुएशन इंडेक्स रिपोर्ट, कि पूरे डिस्ट्रिक्ट में पिछले कल क्या हुआ था। उसके बाद फिर हमारे ऑफिस के काम शुरू हो जाते हैं। फिर उसके बाद कुछ डेली एक्टिविटीज, रूटीन एक्टिविटीज हैं वो चलती हैं। और अभी जैसे इलेक्शन चला हुआ है तो इलेक्शन के टाइम पे फिर एक्स्ट्रा काम हो जाता है। तो यही सब है। तो नॉर्मली ये ट्रेनिंग में हमें सिखाया जाता है कि यू हैव टू बी ऑन टोज। और सेटिस्फैक्शन तब होता है कि जब आप जैसे आपके सामने पुलिस के सामने क्या होता है, पुलिस के सामने विक्टिम्स आते हैं या कोई ऐसे कंप्लेनेंट आएंगे जो परेशान होंगे। तो बीइंग पुलिस ऑफिसर अगर आप उनको सेटिस्फाई कर पाते हो या फिर उनकी जो ग्रीवियंसेस हैं उनको अगर आप रिजॉल्व कर पाते हो तो आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है। और यही इस पूरी सर्विस की यूनिक मैं बोलूँगा क्वालिटी भी है और एक अचीवमेंट भी है, कि being inducted into the UPSC in any services, either IAS, IPS, IRS, IFS, any services, आपको इसी बात का सेटिस्फेक्शन होता है कि यू आर इन अ पोजीशन कि आप अपनी सर्विसेज में रहकर आप लोगों की सेवा कर सकते हो और उनके ग्रीवियंसेस को और उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको आप सुन के उनको समझ सकते हो, उनको रिजॉल्व कर सकते हो। ओके सो आपको मतलब ये सर्विसेज ज्वाइन करके काफी सेटिस्फैक्शन फील हो रहा है व्हेन यू कैन कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द सोसाइटी। यस तो मैम। पर सिंस वर्क शेड्यूल इतना हेक्टिक होता है, यू कैन बी कॉल्ड एनी टाइम, कभी भी कुछ इंसिडेंट हो सकता है। सो हाउ डू यू मैनेज पर्सनल कमिटमेंट्स एंड सेल्फ केयर अलोंग विद दिस हेक्टिक शेड्यूल? आई बिलीव
if you are good in your personal life, then you will be in a position to contribute much in your professional competency. तो मेरा मानना ये है कि अगर आप पर्सनली आपकी लाइफ अच्छी है, इवन पर्सनली बोले तो आपकी फैमिली, आपकी वाइफ, आपके मदर फादर, अगर आप वहाँ पे टाइम देते हो तो आप प्रोफेशनली ज़्यादा अच्छा कंट्रीब्यूट कर सकते हो। और बीइंग, जैसे कि हम लोग का जो मॉडर्नाइजेशन ऑफ पुलिस में कंपोनेंट भी है, मैन पावर मैनेजमेंट, उसमें ये चीज़ बोली भी जाती है कि जैसे बीइंग एसपी आपका काम है कि आपकी जो फोर्स है उनको भी आपको मोटिवेट रखना है। और मोटिवेशन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप अपनी फोर्स की जो उनकी पर्सनल नीड्स हैं आप उनको भी केटर करो। तो जैसे मैं अपने शेड्यूल को बताऊं तो जैसे मुझे फिजिकली फिट रहना अच्छा लगता है, तो मॉर्निंग आई यूज टू रन, और उसके बाद फिर अपना जो भी डेली एक्टिविटीज है वो सब करना ही है। और जब भी टाइम मिलता है तो आई यूज टू कॉल टू माई पेरेंट्स, और वो कि पेरेंट्स साथ है नहीं तो आई यूज टू कॉल देम। और फैमिली को आप टाइम दो, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि आप वर्क और जो वर्क बैलेंस बोलते हैं या फिर जो ऑर्गेनाइजेशनल हमारा बिहेवियर होता है वो तभी आपका अच्छा हो सकता है जब आप अपनी पर्सनल लाइफ में भी खुश हैं। क्योंकि मैंने बहुत सारे केसेस देखे हुए हैं, अभी जैसे मेरा ये थर्ड डिस्ट्रिक्ट है, तो मैंने देखा है कि जब हमारी फोर्स के कोई भी हो, चाहे जो भी रैंक का हो, चाहे वो कांस्टेबल से लेकर डीएसपी, एडिशनल एसपी, कोई भी रैंक के हो, अगर वो पर्सनली सेटिस्फाइड नहीं है तो वो प्रोफेशनली में उनका कंट्रीब्यूशन कहीं ना कहीं वो लैक होता है। तो मेरा तो यही सबको सजेशन है, इवन जो कैंडिडेट्स एस्पिरेंट्स जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी एप्लीकेबल है कि आप पर्सनली अगर आप सेटिस्फाइड हैं, अगर आपको पर्सनल लेवल पे आपकी सेटिस्फैक्शन है, तो आप प्रोफेशनली, इट मीन्स आपकी जो प्रिपरेशन के टाइम पे जो आपका डिवोशन है, आपका जो डिटर्मिनेशन है वो और ज्यादा होगा, और वही आपको पुश करेगा कि आप और अच्छा कर सको। सो अल्टीमेटली द थिंग इज कि आपको अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ थोड़ा इंटरेक्ट करना चाहिए। कुछ फ्री टाइम मिले तो अपनी कोई हॉबी आपको डेफिनेटली परस्यू करनी चाहिए, विच विल अल्टीमेटली इंक्रीज योर इफेक्टिव प्रोडक्टिविटी एंड ऑल्सो कीप यू मेंटली सेन आई थिंक। वरना अगर हम रोबोट की तरह ऐसे सिर्फ काम ही करते रहेंगे तो दैट कैन ऑल्सो इम्पैक्ट ऑन मेंटल वेलबींग। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं तो इसमें ये भी बोलूंगा, जैसे कि आजकल जो एक एक क्या कहते हैं मिथ क्रिएट किया है कि जो भी यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं उनको 16 से 18 घंटे पढ़ने होते हैं। तो मैं आपको अपना, अगर आपको मैं बीच में बताऊंगा कि मेरा क्या डे डे शेड्यूल रहा है, तो मेरा आप डे शेड्यूल देखोगे तो आई वॉज वेरी बैलेंस था, कि मतलब टाइम से सोना भी है, पढ़ना भी है। हाँ, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच आई बिलीव इज टाइम मैनेजमेंट। अगर आपने टाइम मैनेजमेंट अच्छा किया है तो आप चाहे ड्यूरिंग द प्रिपरेशन भी आप अच्छा करोगे, सक्सेस करोगे। और जब आप प्रोफेशनल सर्विस में भी आते हो, अगर आपने टाइम मैनेजमेंट किया हुआ है, देन यू विल बी इन अ पोजिशन कि आप दोनों लेवल पे अच्छा कंट्रीब्यूट भी करोगे, आप स्ट्रेस फ्री रहोगे, और आप अपनी हॉबी को भी कल्टीवेट कर पाओगे। बिल्कुल सर। अब आप बताइए कि लाइक क्या चीज ने आपको इंस्पायर किया टू जॉइन द सर्विसेज एंड स्पेशली द इंडियन पुलिस सर्विस। अगर थोड़ा सा मैं उसमें जाऊँ, बैकग्राउंड में जाऊँ, तो पहले तो मेरा यूपीएससी का कभी कोई ब्लेंड था नहीं, बिकॉज आई वॉज फ्रॉम द इंजीनियरिंग कॉलेज। तो मेरा टीसीएस में प्लेसमेंट हो गया था, आई वॉज इन गांधीनगर गुजरात। उसके बाद फिर जैसे मैं यूपी से हूँ, तो वहाँ पे एक होता है कि गवर्नमेंट जॉब वर्सेस प्राइवेट जॉब के एक डिमार्केशन है, कि भाई गवर्नमेंट जॉब इज मच बेटर देन द प्राइवेट जॉब, ऐसा बोलते हैं। तो फिर उसी तरह मैंने भी प्रिपरेशन शुरू की, और आई वाज इन इलाहाबाद बैंक एज अ पीओ। इसके बाद फिर जब मैं 2015 में आई केम इन कांटेक्ट विद वन ऑफ माय सीनियर, वहीं बैंक में थे, ही वाज प्रिपेयरिंग फॉर द स्टेट पीसीएस एग्जाम। तो आप विश्वास नहीं मानोगे कि 2015 में मुझे पता लगा व्हाट इज यूपीएससी। उसके पहले मुझे यूपीएससी पता नहीं थी। बचपन से आईएएस आईपीएस सुना था, पर ये नहीं पता था कि यूपीएससी इज द ऑर्गेनाइजेशन जो एग्जाम करवाती है। तो 15 में जब मुझे पता लगा तब मेरा थोड़ा सा इंक्लिनेशन डाइवर्ट हुआ कि मुझे भी प्रिपरेशन करनी चाहिए। और 16 में मैंने अपनी जॉब से रिजाइन कर दिया। तो उसका भी एक फनी इंसिडेंट है कि जब मैंने रिजाइन किया तो मैं घर चला गया, बिना बता के रिजाइन करके मैं घर आ गया। और 10-15 दिन हो गए, फिर पापा ने पूछा कि भाई छुट्टी कब तक है, अभी तक तुम वापस ज्वाइन नहीं करने जा रहे। फिर मैंने बड़ा गट्स लेके बताया कि सर पापा मैंने तो रिजाइन कर दिया है। तो फिर जो घर में ड्रामे होते हैं वो सब चलते रहे। पापा वॉज एंग्री, मम्मी नाराज, सब हो गया। फिर मैं भी उस टाइम पे नया नया होता है कि वो जोश होता है, डिटर्मिनेशन होता है कि नहीं कुछ करना है, अचीव करना है। तो फिर उसके बाद मैं दिल्ली आ गया। दिल्ली में जो सीनियर प्रिपरेशन कर रहे थे उन्हीं के साथ मैं रहा। फिर उसके बाद ओल्ड राजेंद्र नगर में शिफ्ट हुआ मैं। फिर वहाँ से मेरी यूपीएससी की प्रिपरेशन जर्नी शुरू हुई। और 17 में सिलेक्शन नहीं हुआ, फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था, तब इंटरव्यू तक पहुंचा था, 21 मार्क्स से हुआ नहीं था। और फाइनली जब 18 का रिजल्ट एग्जाम लिखा तो 19 में सिलेक्शन हो गया। तो मैं अल्टीमेटली मैं इस जर्नी से थोड़ा सा ये बताना चाह रहा हूँ कि जिनके माइंड में ये मिथ है
कि यू हैव टू बी एक्स्ट्रा टैलेंटेड या फिर यू हैव टू बी वेरी लाइक फ्रॉम द गुड कॉलेजेस या बहुत अच्छे आपकी स्कूलिंग होनी चाहिए। ये सारे मिथ हैं, आप इनको बिल्कुल माइंड से निकाल दो। मेरा अपना ये मानना है और अपने एक्सपीरियंस से कह सकता हूँ कि द डे व्हेन यू डिसाइड कि मुझे कुछ अचीव करना है, तो उस टाइम पे जो आपका डिटर्मिनेशन लेवल है वो इस लेवल पर होना चाहिए कि वो आपको करके ही छोड़ना चाहिए। और अगर वो आपके अंदर जुनून आ गया, देन आई थिंक एवरीथिंग इज पॉसिबल। वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी टू हियर सर, और बहुत ही प्रैक्टिकल सजेशंस थे कि जो सच में ये बहुत ज्यादा मिथ्स हैं कि आपको 16 से 18 घंटे पढ़ना ही है, आपको बहुत ही एक्सट्रीमली ब्रिलियंट होना है अगर आपको ये एग्जामिनेशन क्रैक करना है। सो मयंक सर हैज बस्टेड दीज मिथ्स। अब सर, दिस वाज वेरी इंटरेस्टिंग। अब थोड़ा हम एकेडमिक डिस्कशन करते हैं, एंड जैसा कि आपके ऐसे में काफी ज्यादा मार्क्स थे, सो आई वुड लाइक कि हमारे व्यूअर्स को आप ऐसे राइटिंग में हेल्प करें। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो मैं पूछना चाहूंगी सर, कि हमें माइंड में कौन से फैक्टर्स रखने चाहिए वाइल सिलेक्टिंग द टॉपिक फॉर ऐसे राइटिंग? क्योंकि जनरली लोगों को ऐसा बहुत ज्यादा लगता है कि किसी ऐसे टॉपिक पे ऐसे लिखेंगे कि जो बहुत ही आउट ऑफ द बॉक्स है, भले ही आपको उस पर आता नहीं है, लेकिन आप ये सोच के लिखेंगे कि बाकी कोई इस पर नहीं लिख रहा है। तो इस पर आप कुछ लाइट शेड कीजिए। आई टोटली एग्री विद यू मैम। ऐसे ही हुआ था जब फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने लिखा था, तब मेरे ऐसे में 93 मार्क्स आए थे ओनली। और मैंने यही गलती की थी कि मैंने वो टॉपिक चूज किए जो मुझे लगा था कि यार ये तो सभी लिखेंगे, मैं थोड़ा हट के लिखता हूँ। और जब आप कुछ आउट ऑफ द बॉक्स लिखने की कोशिश करते हो तो आपके पास कंटेंट नहीं होता है। आप कैसे कंटेंट क्रिएट करोगे जब आपके पास है ही नहीं उसकी इन्फॉर्मेशन नॉलेज। सेकेंड अटेम्प्ट में मैंने इसी चीज पे काम किया। और मेरा अपना ये मानना है कि आपको दो एसेस लिखने होते हैं। आप एक ऐसे तो वो चूज करो जो आपके ऑप्शनल से कनेक्ट होता हो, क्योंकि आपने ऑप्शनल को बहुत ही अच्छे से पढ़ा होता है, आपने उसमें बहुत ही टाइम दिया होता है। तो अगर कोई ऐसा टॉपिक अगर आपको मिलता है जो आपके ऑप्शनल से कनेक्ट है, तो मैं आपको यही बोलूंगा कि आप उसको ऑप्शनल वाला टॉपिक पक्का लो। क्योंकि आपको एक में तो आपको मिल जाना है कि आपके पास कंटेंट भी है, इन्फॉर्मेशन भी है, नॉलेज भी है। सेकंड मेरा अपना मानना ये है कि जो आप सेकंड ऐसे लिखो, वो आप उस जीएस के वाले टॉपिक से कनेक्ट करो जिसकी आपको ज्यादा कमांड है। लेट सपोज कि जैसे मैं अपने बारे में बताऊं, तो जैसे मैंने जो ऐसे लिखे थे, जैसे मेरा साइकोलॉजी ऑप्शनल था, तो मैंने पहला ऐसे जो लिखा था वो था कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी वर्सेस कस्टम मोरालिटी पे था, कि मतलब कॉन्स्टिट्यूशन इज मच बेटर और कस्टम इज मच बेटर। तो वो मैंने थोड़ा सा साइकोलॉजिकली एंगल से लिखा था पूरा ऐसे को, और आई थिंक मतलब अभी मैं बताऊंगा कैसे लिखा था। और जो मैंने सेकंड टॉपिक चूज किया था, वो टॉपिक मैंने चूज किया था वुमेन एम्पावरमेंट पे, क्योंकि जो मेरा जीएस में था, तो जीएस में मेरा इस वाले टॉपिक पे अच्छा कमांड था। तो वुमेन्स का इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि उस टाइम पर जैसे ज्योतिबा फुले जी हैं, या फिर महात्मा गांधी जी थे, या गौतम बुद्धा जी थे, तो इन सबके काफी ज्यादा मैंने पढ़े थे, और बीइंग सोशोलॉजी भी मैंने कुछ दिन पढ़ी थी। तो इसलिए वुमेन वाला जो एंगल था वो मेरा थोड़ा स्ट्रांग था। तो वुमेन एंड चाइल्ड वो दोनों को बोल दूंगा, वुमेन एंड चाइल्ड। तो इस जो मेरा सेकंड ऐसे था वो इस टॉपिक पे था, और जो फर्स्ट टॉपिक था वो था कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी वर्सेस कस्टम मोरालिटी। तो मेरा अपना यही मानना है कि आप एक टॉपिक अपने ऑप्शनल से कनेक्ट करो, और सेकंड टॉपिक कोई भी हो, अगर आपका इंटरनेशनल रिलेशन अच्छा है तो आप सेकंड टॉपिक वो चूज कर सकते हो। अगर आपका इंटरनल सिक्योरिटी अच्छा है तो आप वो चूज करो। अगर आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी में अच्छा डोमेन है तो आप सेकंड टॉपिक वो चूज कर सकते हो। आई तो कंप्लीटली, जैसे, यस सर। यस, यस मैम, प्लीज प्लीज। ओके, हाँ, आई कम्प्लीटली अग्री विद यू। जैसे जब मैंने भी मेंस लिखा था, तो मैंने पेट्रियार्की पर एक ऐसे लिखा था, और क्योंकि मेरा ऑप्शनल पीएसआईआर था, तो उसमें फेमिनिस्ट मूवमेंट और ये सब बहुत ज्यादा पढ़ने को मिलता है। तो हमेशा ये एक बहुत अच्छी ट्रिक है कि आप एक टॉपिक ऐसा चूज कीजिए जो आपके ऑप्शनल से कनेक्ट करता है, क्योंकि आपके पास फिर काफी ज्यादा कंटेंट होगा लिखने को। एंड अल्टीमेटली ऐसा टॉपिक चूज कीजिए जिसपे आप अच्छे से लिख सकते हैं, आपके पास ज्यादा पॉइंट्स हैं। क्योंकि जरूरी नहीं है जो आइडियाज आप लिख रहे हैं, जैसे आप फ्रेम कर रहे हैं, वैसे कोई और कर पाए। तो ऐसा बिल्कुल, टॉपिक ना चूज करें, स्पेशली जिसपे आपको नहीं आता है, बस ये सोचकर कि इस पर कोई और नहीं लिख रहा है। बिल्कुल। तो सर, अब नेक्स्ट आप, आई वुड लाइक टू नो दैट हाउ टू राइट एन इंटरेस्टिंग इंट्रोडक्शन, क्योंकि इंट्रोडक्शन ही है जो कि आपकी ऐसे की टोन को सेट करेगा। एंड जनरली इतनी सारी कॉपीज होती है चेक करने को, हो सकता है अगर एग्जामिनर को आपका इंट्रोडक्शन अच्छा ना लगे तो वो आपका आगे का ऐसे पढ़े भी ना। सो क्या आप ट्रिक्स बताना चाहेंगे टू राइट अ गुड इंट्रोडक्शन? मैं इसको शुरुआत ऐसे करता हूँ कि व्हेन वी वर इन द ट्रेनिंग इन लबासना, तो वी वर फॉर्चुनेट इनफ टू मीट एक्स यूपीएससी चेयरमैन सर दीपक शर्मा सर। तो हम लोग डिनर पे बैठे थे, तो ऐसे ही हम लोग सर के साथ में बात कर रहे थे, इनफॉर्मल डिस्कशन चली हुई थी।
तो ऐसे हम लोगों ने पूछा कि सर जब हम लोग की आंसर राइटिंग होती है या एसेज लिखते हैं, तो मतलब व्हाट यू वांट टू फाइंड, कि हमारे आंसर में क्या होना चाहिए, हमारे एसेज में क्या होना चाहिए। तो बहुत ही सिंपल सा जवाब था सर का, कि वी डोंट वांट एनी इंग्लिश लैंग्वेज, कि मतलब आप बहुत अच्छे से शेक्सपियर वाली लैंग्वेज लिख रहे हो या फिर बहुत हाई वोकैब यूज कर रहे हो। वी डोंट वांट ऑल दीज थिंग्स। हमें सिंपल से वो बंदे चाहिए, वो एस्पिरेंट्स चाहिए जिनके अंदर इंडियन सोसाइटी की अंडरस्टैंडिंग हो, जिनके अंदर ये समझ है कि मतलब कि इफ दे बिकम आईएएस आईपीएस और ज्वाइन एनी अदर सर्विसेज, हाउ दे कैन कंट्रीब्यूट टू द सोसाइटी एंड हाउ दे शुड रिलेट टू द सोसाइटी। तो उनका जो कहने का मतलब ये था कि आपके जब ऐसे के स्टार्टिंग हो या फिर जब आप मेंस आंसर लिखते हैं, तो डोंट गो विद दीज, कि लाइक आपके पास बहुत अच्छी सी लैंग्वेज होनी चाहिए, बहुत अच्छे बिग बिग वोकैब्स होने चाहिए। आप अगर एक सिंपल से भी इंग्लिश लिख के आते हो, पर अगर आपके आंसर्स और आपके ऐसे टू द पॉइंट है, तो दैट इज गोइंग टू हिट योर आंसर। तो जैसे अगर मैं इंट्रोडक्शन की बात करूं ऐसे इसकी, तो जैसे मैंने लिखा था कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी वर्सेस कस्टम मोरालिटी। तो थोड़ा सा मैं इसको अगर डिफाइन करूं, तो जैसे टॉपिक का ये मतलब था कि वेदर कॉन्स्टिट्यूशन इज बेटर और वेदर कस्टम्स आर बेटर। तो अगर कस्टम्स की हम बात करें, तो कस्टम्स जो हमारी सोसाइटी में बनते हैं, वो किसी ना किसी पीरियड ऑफ टाइम पे बनते हैं। लेट सपोज कि अगर हम बात करें एंशियंट टाइम की, तो एंशियंट टाइम में कस्टम्स था कि भी जो वुमेन्स हैं उनको इनहेरिटेंस ऑफ प्रॉपर्टी के राइट नहीं थे। या फिर अगर हम बात करें तो सती प्रथा होती थी, और उसको एक्सेप्टेड नॉर्म्स थे, कि मतलब लोग उसको मानते थे कि ये करोगे तभी मतलब इट इज गुड थे। फिर राजा राम मोहन राय जी आए, और उन्होंने फिर सती प्रथा के अगेंस्ट आवाज उठाई, और उसके बाद पता लगा कि सती प्रथा के खिलाफ तो फिर ब्रिटिशर्स ने भी एक्ट बनाया, कानून बनाया, लॉ बनाया। तो कहने का मतलब ये है कि कस्टम्स जो बनते हैं वो ओवर पीरियड ऑफ टाइम पे उस सोसाइटी के टाइम के बने होते हैं। उस टाइम भले वो एक्सेप्टेड नॉर्म्स हो, पर जरूरी नहीं कि वो आने वाले टाइम पे जैसे जैसे सोसाइटी चेंज हो रही है, जैसे जैसे हमारी सोसाइटी में मॉडर्नाइजेशन आ रहे हैं, और जो हम नई नई चीजों के लिए ओपन हो रहे हैं, वो कस्टम्स रिलेवेंट होंगे या नहीं होंगे ये मैटर नहीं करता। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन इज मच बेटर देन कस्टम, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन को एक ऑर्गेनिक डॉक्यूमेंट मानते हैं, और एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो ओवर पीरियड ऑफ टाइम में उसमें हम चेंजेस ला सकते हैं, अमेंडमेंट्स ला सकते हैं। अब लेट सपोज कि आज हम बात करते हैं ट्रांसजेंडर्स के बारे में, या फिर हम लिव इन रिलेशंस की बात करते हैं, या हम बात करते हैं हिंदू सक्सेशन प्रॉपर्टी एक्ट में, जिसमें कि वुमेन्स को राइट दी गई है कि उनको प्रॉपर्टी भी इनहेरिट कर सकते हैं अलॉन्ग विद द सन। पर अगर यही आज हम 100 साल पहले बात कर रहे होते, तो शायद इस पे लोगों ने मतलब कि बहुत ज्यादा ऑब्जेक्शन क्रिएट किया होता। पर कॉन्स्टिट्यूशन ने राइट दिए हैं, और आज हम कहीं ना कहीं राइट की क्वालिटी की बात भी करते हैं, राइट टू लाइफ की बात करते हैं। उसका रीजन ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन इज मच बेटर देन दी कस्टम्स। बट मैं ये नहीं कह रहा कस्टम्स बुरे हैं, पर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर सोसाइटी में चेंजेस आ रहे हैं, तो कस्टम में भी चेंजेस लाने चाहिए। तो जैसे मैंने अपने ऐसे की स्टार्टिंग ऐसे की थी, कि अगर आप कोई एक सिटी है या कोई एरिया है और वहां पे कोई पॉन्ड है, और उस पॉन्ड के पानी को अगर आप ओवर पीरियड ऑफ टाइम अगर आप चेंज नहीं करते हैं, और वो धीरे धीरे वो पानी जो है अगर वो रॉटन होने लग जाए या फिर खराब होने लग जाए, सड़ जाए, और अगर उसी पानी को अगर वहाँ की सोसाइटी के लोग पिए, तो कहीं ना कहीं उनपे जो है हेल्थ इम्पैक्ट होंगे या फिर उसका एक हार्मफुल इम्पैक्ट होगा। तो कस्टम्स भी ऐसे ही है, कस्टम्स में भी चेंजेस लाने चाहिए विद पीरियड ऑफ टाइम। और अगर कस्टम्स हम चेंज नहीं लाएंगे, तो वही कस्टम हमारी सोसाइटी के लिए रूडिमेंटरी हो जाएंगे, और वो सोसाइटी को हार्म करेंगे। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन जो है मच बेटर है, विद रेफरेंस टू जो मैंने भी एग्जाम्पल लिखा पॉन्ड वाला। तो मेरा अल्टीमेटली ये है कि जब भी आप ऐसे की स्टार्टिंग करो, तो आप कुछ ऐसा नरेशन बिल्ड करो, कुछ ऐसा एक स्टोरी फॉर्म बिल्ड करो कि रीडर को कनेक्ट हो। क्योंकि देखो, जो एग्जामिनर है जो आपकी कॉपी चेक करेंगे, उनके पास बहुत सारी कॉपीज होती है चेक करने के लिए, जैसा भी आपने खुद बोला। और उनको हर एक, अब इतना वो टाइम नहीं देंगे कि वो हर एक पैराग्राफ को बड़ा थॉरली पढ़े। हो सकता है कि आपके स्टार्टिंग के 2-3 पैराग्राफ में इंटरेस्ट नहीं क्रिएट हुआ, तो ही विल लूज द इंटरेस्ट, और वो फिर उतना अच्छे से पढ़ना भी नहीं चाहेंगे, और उनके लिए वो एक नॉर्मल सा ऐसे होगा, और वो फाइनली चेक करके अपना जो भी मार्क्स देना होगा दे देंगे। आपके साथ में ये है कि ऐसे का आपका पहला सेकंड जो फर्स्ट और सेकंड पैराग्राफ है, वो आपका इतना इंटरेस्टिंग होना चाहिए कि जब भी वो रीडर पढ़े, उसको क्यूरियोसिटी क्रिएट हो कि यार इसने कुछ नया एलिमेंट लिखा है, कुछ नई चीज इंट्रोड्यूस की है जो पढ़ने मजा आएगा। अगर यही चीज अगर मैं कॉन्स्टिट्यूशन और कस्टम को, अगर मैं ऐसे की स्टार्टिंग ऐसे करता कि व्हाट इज कस्टम, और कस्टम को मैं डिफाइन करता, और व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन करता, तो डेट वाज वेरी रूडिमेंटरी, वेरी बेसिक, वेरी फंडामेंटल। उसको उसको पता है कि व्हाट इज कस्टम, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, उसको मुझे समझाना नहीं है। ही नोज, बिकॉज वो हमसे ज्यादा जीनियस है, वो हमसे ज्यादा जानते हैं। आपकी स्टार्टिंग में ऐसे में कुछ ऐसे स्टोरी होनी चाहिए, हल्का सा स्टार्टिंग का 3-4 पैराग्राफ, वो 3-4 लाइन का जो पैराग्राफ है, उसमें कोई स्टोरी हो, कोई नरेशंस हो, ताकि वो जो पढ़ने वाला है उसको कुछ लगे कि यार कुछ नया एलिमेंट है।
तब जाके आपकी ऐसे में एक नया एक टिंच मिलेगा, और द रीडर विल गेट क्यूरियोसिटी टू रीड। तो मेरा ये कहना है कि जब भी आप ऐसे लिखो तो थोड़ा सा नरेशन बिल्डिंग करो, और बेसिक मत लिखो। नॉर्मली ऐसे की स्टार्टिंग लोग ऐसे ही करते हैं कि मतलब कि दे स्टार्ट विद द वेरी फंडामेंटल। अब जैसे कि लेट्स सपोज कि अगर हम ड्रग अब्यूज की बात करें, तो व्हाट इज ड्रग अब्यूज? ड्रग अब्यूज आप मत समझो, ड्रग अब्यूज उसको पता है। हम्म। आप ड्रग अब्यूज से लेकर कोई स्टोरी लिखो जिसने जो आपको कोई लिविड एग्जांपल हो, या कोई रियल एग्जांपल आपने देखा हो। इवन अगर आपने सोसाइटी में भी कोई एग्जांपल देखा होगा, तो आप उसके नेम चेंज करके आप वहाँ पे आप स्टोरी लिख सकते हो कि मेरी सोसाइटी में मैं यहाँ यहाँ रहता था, और वहाँ पे मैंने देखा कि मेरे नेबर्स के पास में वहाँ पे एक लड़का था, वो ड्रग्स लेता था, फिर ड्रग अब्यूज में उसको क्या क्या प्रॉब्लम्स आई, उसकी फैमिली ने क्या फील किया, उसको सोसाइटी ने कैसे आइसोलेटेड किया, डिजेक्टेड किया, और उसके बाद उसका करियर, उसकी लाइफ सब कुछ स्पॉइल हो गई। अगर आप ऐसे कुछ स्टोरी क्रिएट करके आगे अपने ऐसे को कंटिन्यू करोगे, देन इट विल क्रिएट द इम्पैक्ट। सेकंड जो मैं बोलना चाहूंगा कि आपका ऐसे जो है वो एक कंटिन्यूएशन में चलना चाहिए। जैसे हम लोग अगर आज की डेट में ओटीटी पे जो वेब सीरीज देखते हैं, तो हर हर एक एपिसोड से दूसरा एपिसोड कनेक्ट होता है। एपिसोड वन में जो दिखाया गया होगा, एपिसोड टू में उसका कोई ना कोई रेलेवेंस होगा। सेम हमारा ऐसे ही है। ऐसे का हर एक पैराग्राफ जो है वो सेकंड पैराग्राफ, फिर जो आपका अपकमिंग पैराग्राफ है, उसके साथ कनेक्शन होना चाहिए। अब वो कैसे कंटिन्यूटी मेंटेन होगी? उसके लिए इम्पोर्टेंट ये है कि आपका, जब आप ऐसे लिखते हैं, तो थोड़ा सा पहले ही आप उसको एक एनालाइज करें कि ये टॉपिक के बारे में मुझे कितनी इन्फॉर्मेशन है, कितना कंटेंट है। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग बोला कि आप पहला टॉपिक आप अपने ऑप्शन से कनेक्ट करें, जिससे कि आपके पास कंटेंट हो, आपके पास इन्फॉर्मेशन हो। तो जब आप ऐसे लिखें तो थोड़ा सा उसको आप रिसर्च करो, ब्रेनस्टॉर्मिंग करो, और आप माइंड में वहीं पे रफ, जैसे हम लोग को जब आंसर शीट आप देखते होगे तो रफ कॉलम होता है साइड में। अब वहां पे रफ कॉलम में ही आप थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्मिंग करो कि मुझे अपनी ऐसे की स्टार्टिंग ऐसे करनी है, ये हल्का सा नरेशन या स्टोरी देनी है। फिर फर्स्ट पैराग्राफ बस, सेकंड पैराग्राफ में क्या लिखूंगा, एक मतलब वो जो कीवर्ड्स बोलते हैं, कीवर्ड्स में कि सेकंड पैराग्राफ जो है वो मुझे सोशियोलॉजिकल एंगल में लिखना है, थर्ड पैराग्राफ मुझे साइकोलॉजिकल एंगल में लिखना है, फोर्थ पैराग्राफ मुझे हिस्टोरिकल एंगल में लिखना है, फिफ्थ पैराग्राफ मुझे कल्चरल एंगल में लिखना है, या फिर इंटरनेशनल एंगल में लिखना है। जो भी आप एंगल दे सकते हो पैराग्राफ में, आप हर एक पैराग्राफ में अलग अलग लिखो। क्योंकि अगर आप एक पैराग्राफ में मान लो आपने सोशियोलॉजिकल दे दिया, और सेकंड पैराग्राफ में भी वही लिख रहे हो, तो फिर वही मोनोटोनस सा हो जाना है। रीडर को लगेगा यही तो पहले भी लिखा था, यही तो अभी लिख रहा है, तो नया क्या लिखा उसमें? मतलब आपको हम्म। वर्ड्स तो भरने हैं, पर आपको नया कंटेंट भी क्रिएट करना है। तो बेस्ट यही है कि आप अपने हर पैराग्राफ में एक एंगल फिट कर लो कि इस वाले पैराग्राफ में यही चीजें इनकॉर्पोरेट करनी है। अब आता है कंटिन्यूएशन कैसे करोगे। लेट सपोज कि आपका पहला पैराग्राफ है और आपने हिस्टोरिकल एंगल पे लेना है, और सेकंड पैराग्राफ आपको सोशियोलॉजिकल एंगल पे लाना है। तो जो आपका पहला पैराग्राफ है, जब उसकी एंडिंग आप कर रहे हो, तो उसको थोड़ा सा लास्ट की एक दो लाइन जो सोशियोलॉजिकल एंगल पे डालो, ताकि सेकंड पैराग्राफ जब आप सोशियोलॉजिकल एंगल देना चाहते हो, तो वो कंटिन्यूएशन में आ जाए। सिमिलरली अगर आपको थर्ड पैराग्राफ अगर आपको हिस्टोरिकल एंगल पे देना है, तो सेकंड पैराग्राफ की जब आप एंडिंग करो, तो कुछ हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट में लिखो, मतलब लास्ट की जो सेकंड या लास्ट लाइन है, ताकि जब आपका थर्ड पैराग्राफ स्टार्टिंग हो तो वो एक कंटिन्यूएशन बिल्डअप हो। तब आपका जो ऐसे है वो एक कंटिन्यूएशन में जाएगा, उसमें एक फ्लो रहेगा, और रीडर को पढ़ने में मजा आएगा। व्हाट आई बिलीव, ये मेरा ऐसे राइटिंग का था अप्रोच। So sir, as far as the introduction is concerned, उसकी की ये है कि आपका introduction interesting होना चाहिए। तो जिसमें कि जैसा बिल्कुल एक आपने बताया that we can use an anecdote और कुछ story आप use कर सकते हैं। इसमें मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगी कि अगर आपको कोई एनेक्डोट नहीं याद आ रहा है, या मे बी आपने एक ऐसे में एनेक्डोट स्टार्ट कर लिया है, तो दूसरे में आप कुछ पैराडॉक्स यूज कर सकते हैं। पैराडॉक्स बिल्कुल इन अ बिल्कुल। सेंस कि जैसे कि कहीं पर इंडिया में कुछ बहुत अच्छा हो रहा है, दूसरी तरफ हमारे यहाँ इतनी ज्यादा पॉवर्टी है। सो दिस इज अ पैराडॉक्स जिसको आप रिलेट करके अपना ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं। अब बिल्कुल है बिल्कुल है। आई वुड लाइक टू नो कि हम बता रहे हैं कि एनेक्डोट ले आइए, पैराडॉक्स ले आइए ऐसे में, अब हमारे व्यूअर्स तो परेशान हो जाएंगे कि हम ये लाएं कहाँ से। तो इसके लिए आप कुछ सोर्स बता दीजिए जो कि वो यूज कर सके फॉर दीज एनेक्डोट्स एंड पैराडॉक्स इन देयर एसेज। सबसे बेस्ट है जो मैंने अपनी प्रिपरेशन में यूज किया था, डीडी न्यूज में एक आता है गुड न्यूज इंडिया करके। वो वीकली आता है और हार्डली 15-20 मिनट्स का एपिसोड होता है। उसमें मुझे अच्छा क्या लगा था कि उसमें एक तो इंडिया के एग्जाम्पल लेते हैं और रियल एग्जाम्पल्स। लेट सपोज कि अगर केरला, तमिलनाडु, या फिर किसी भी पार्ट ऑफ द इंडिया में कोई भी अच्छा काम किया हो, चाहे वो सिविल सोसाइटी ने किया हो, चाहे एनजीओ ने किया हो, या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन ने किया हो, या इवन इंडिविजुअल पर्सन ने भी किया होगा,
तो उस चीज को वो दिखाते हैं। और अच्छा, जब हम लोग कोई चीज देखते हैं विद वीडियो, तो हमें वो चीज थोड़ी सी उसकी मेंटल मैप बन जाती है माइंड में, तो वो Yeah. याद रहता है। तो मेरा अपना ये मानना है कि लेट सपोज कि अगर आप गुड न्यूज इंडिया को फॉलो करते हो आज से, तो अगर आप ओवर पीरियड ऑफ टाइम फॉर 7 to 8 मंथ या 9 मंथ आप फॉलो करोगे, तो आपके पास बहुत सारी स्टोरीज होंगी। पर आप उसको नोट कर लो, क्योंकि होगा क्या, आपने आज तो देखा, वो है 1 हफ्ते तक याद रहेगा, उसके बाद आप भूल जाओगे। तो आप अपने कहीं पे नोट्स में या कहीं पे भी इसको नोट कर लो कि विद रिस्पेक्ट टू, अगर लेट सपोज कि अगर हम बात करें कि आज की डेट में अभी जैसे ये किसान आंदोलन था, फार्मर प्रोटेस्ट था, तो इसको लेकर अगर आपने कोई अच्छा एपिसोड देखा है, छोटा सा भी है, तो आप उसको कहीं नोट कर लो कि अगर फार्मर्स को लेके कहीं पे कुछ आएगा तो मैं ये स्टोरी डालूंगा। इसी तरह अगर कोई मान लो कि लेट सपोज कि इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन की बात करते हैं, अगर इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन को लेके किसी ने कोई अच्छा काम किया हुआ है, तो आप उसको कहीं नोट कर लो कि अगर इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन या क्लाइमेट चेंज की बात आती है, तो मैं ये स्टोरी वहां डालूंगा। और आप कोड भी कर सकते हो कि दिस इज द स्टोरी कवर्ड इन द डीडी न्यूज, क्योंकि डीडी न्यूज एक ऑथेंटिक चैनल है। आप वहां से इसको यूज करोगे तो रीडर को इम्प्रेशन आएगा कि ये जो कैंडिडेट है या जो एस्पिरेंट है, ये वाइड रिसोर्सेज को पढ़ता है, ये केवल एक मोनोटोनस बुक को नहीं पढ़ता है कि जैसे बिपिन चंद्रा ये सब पढ़ लिया। मतलब वो मानता है कि ये इज ओपन माइंड और इसने अलग अलग सोर्सेज से पढ़ाई की है, उसके पास नॉलेज बेस अच्छा है। तो ये आपको दिखाता है कि आप कितना अच्छे से आंसर को लिख सकते हो। सेकेंडली, अगर कोई सेल्फ हेल्प ग्रुप है, उसने किसी अच्छे काम किए हैं, आप उनकी स्टोरी को वहां पे लिख सकते हो। अभी जैसे मुझे याद आ रहा है कि जो अभी जैसे हम लोग के मकर संक्रांति होती है January 14 को, तो जो काइट्स होती हैं, उन काइट्स से जो नाइलॉन का थ्रेड होता है, उससे काफी ज्यादा केसेस आए कि मतलब कि किसी का हाथ कट गया, किसी के इवन नेक पे भी चेन आए। तो एक एनजीओ उसने बड़ा अच्छा सा थ्रेड बनाया है कि आप उसको उड़ा भी सकते हो और उससे किसी को हार्म भी नहीं होना, ना ही इवन जो हमारे स्पैरो या पिजन्स या जो बर्ड्स वगैरह, उनको भी कोई हार्म नहीं है। तो बड़ी अच्छी लगी थी। तो अगर कल को ऐसा कोई आपको ऐसे मिलता है या कोई ऐसा आंसर राइटिंग में मिलता है, तो आप वो स्टोरी कोट करो। और स्टोरी भी ये नहीं कि आपको पूरी स्टोरी 1 to 1 लिखनी है, आपको 3 या 4 लाइन में स्टोरी नरेट करनी है बस केवल। तो आपको एनेक्डोट वहां से मिल सकते हैं। सेकेंडली, अगर आप थोड़ा सा, जैसे मेरा अपना अप्रोच था पढ़ने का, तो मैं राज्यसभा चैनल को भी फॉलो करता था और डीडी न्यूज को। तो राज्यसभा में जैसे मैं फॉलो करता था साइंस मॉनिटर को, बिग पिक्चर मेरे टाइम पर आता था, शायद अब बिग पिक्चर बंद हो गया है। Yes. अगर कोई हिंदी एस्पिरेंट है, तो वो देश देशांतर को फॉलो कर सकता है। तो इन सब से ना आपको स्टोरीज मिल जाती हैं, और आपको एक तो देखने में मजा आती है, और इसको देखना कब चाहिए उसका भी एक वो है। जैसे मैं अगर अपने डे शेड्यूल की बात करूँ, तो जैसे मैं मॉर्निंग गाय था, मतलब मैं मॉर्निंग में उठ के पढ़ने वाला था। तो मॉर्निंग आई यूज टू गेट अप बाई 4 और 4:15 उठता था, और 4:30 से 7:30 मेरा साइकोलॉजी ऑप्शनल पढ़ने का फिक्स था कि 3 घंटे मुझे साइकोलॉजी पढ़नी है, क्योंकि ऑप्शनल आपको डेली पढ़ना होता है। फिर 7:30 पे मेरा न्यूज़पेपर आता था, फिर उस टाइम पे कोई भी चाय कॉफी लिया, उसके बाद अपना न्यूज़पेपर पढ़ा टिल 8-8:15, और 8:15 पे मैं सो जाता था। फिर मैं उठता था 9:30 पे। फिर 9:30 से 12:30 मेरा एक स्लॉट और होता था 3 घंटे का, जिसमें कि मैं पहले से ही डिसाइड करके रखता था कि इस टाइम पे मुझे क्या पढ़ना है। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप 9:30 उठ रहे हो, फिर आप सोच रहे हो कि आज क्या पढ़ूं, ये नहीं होना चाहिए। आप एक दिन एडवांस में सोच के रखो कि कल जब मैं उठूंगा तो मुझे ये पढ़ना है। तो 9:30 to 12:30 मेरा एक था जीएस के लिए फिक्स था। फिर 12:30 पे मेरा लंच आता था, और मैं अपना लंच, अब लंच का टाइम मैं कैसे यूज करता था कि जब लंच आता था उस टाइम पे मैं ये वीडियोस को डाउनलोड करके रख लेता था। तो जब मैं लंच कर रहा होता था तब ये वीडियोस देखता था, ताकि मेरा जो पढ़ने वाला टाइम है वो कहीं से इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए। तो ड्यूरिंग द लंच मैं तब ये वीडियोस देखता था, ताकि मेरा लंच टाइम भी प्रोडक्टिविटी रहे उसमें। फिर ये करने बाद 1 बजे के आसपास मैं सोता था, 1-1:30 पे फिर सोता था, 2:30 के आसपास उठता था। और 2:45 या 3 से लेकर फिर मेरा 3 घंटे का एक स्लॉट और होता था, उसमें फिर जीएस का कुछ और होता था। फिर 6-6:30 के आसपास में, मतलब फिर चाय कॉफी पिया। उस टाइम पे भी मैं कोशिश करता था कोई कोई वीडियो डाउनलोड होगा मेरे पास में, वो देखता था। जैसे मैंने प्रधानमंत्री सीरीज डाउनलोड की हुई थी, तो मैं वो देख लेता था। ऐसा नहीं कि अब पूरा 45 मिनट का एपिसोड एक दिन में देखना है। मतलब जब तक मेरा है टाइम स्लॉट 15-20 मिनट्स का, उतना ही देखा, फिर बंद कर दो, फिर नेक्स्ट डे देख लेंगे, ऐसा क्या है। तो उससे मेरा पोस्ट इंडिपेंडेंस भी कवर होता था साथ साथ में। और फिर 7:30 के आसपास में फिर एक स्लॉट शुरू होता था, 7:30 to 8 8:30 तक का। उसमें मतलब कोई भी एथिक्स या कोई ऐसा सब्जेक्ट पढ़ा। फिर 8:30 पे डिनर होता था। फिर 9:30 से 10:30 का जो टाइम था वो मेरा था रिवीजन का, और वो रिवीजन होता था जो मैंने सुबह से पढ़ा हुआ है। Hmm. वो 1 घंटे का रिवीजन मेरा डेली फिक्स था। तो 9:30 से 10:30 करता था। 10:30 में 100%, 10:30 और 11 तक मैं सो जाता था, और अगेन मैं 4 o'clock उठता था। तो अगर आप काउंट करो तो नॉर्मली बस 12-13 घंटे पढ़ा मैंने। पर इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट से आपको ना स्ट्रेस होता था, और आपकी जो स्टडी है वो बड़ी सिस्टमेटिक वे में चलती है। और
आप मतलब मैं वो भी करता था कि जैसे हर एक चीज का शेड्यूल बना लिया कि मतलब आज इतना पढ़ना है, इतना पढ़ना है, ऐसे करना है। तो जब आप शेड्यूलिंग कर लेते हो तो आपकी जो माइंड है वो माइंड के हिसाब से आपको काम करता है और आपका प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होता है। तो ये मेरा था पैटर्न। ओके। सो सर, अभी जैसे आपने एक और बात की कि ब्रेनस्टॉर्मिंग करना चाहिए ऐसे में, सो प्लीज टेल कि ब्रेनस्टॉर्मिंग कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंट है ऐसे राइटिंग में, क्योंकि काफी लोग तो कई बार ऐसे प्रैक्टिस भी करके नहीं जाते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग तो दूर की बात है, सोचते हैं वहीं जाके ऐसे लिख देंगे। तो इससे क्या इम्पैक्ट आता है अगर आप ब्रेनस्टॉर्मिंग नहीं करेंगे तो? ब्रेन स्टॉर्मिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको इसलिए बोलूँगा, ब्रेन स्टॉर्मिंग आप करते हो तो इवन नॉट इवन इन एसेज, आपको मेंस आंसर राइटिंग में बहुत काम आता है। अब जैसे कि नॉर्मली जैसे मुझे लोग बोलते हैं कि सर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कब से शुरू करनी चाहिए, तो मेरा हमेशा ये जवाब होता है कि पहले आप ब्रेन स्टॉर्मिंग करना सीखो। लेट सपोज कि अगर आप एक काम करो कि जैसे मैं अपनी एग्जांपल दे सकता हूँ क्योंकि जो मैंने खुद किया हुआ है। तो मैं क्या करता था, डेली आंसर राइटिंग का मैंने कभी नहीं रखा कि मतलब डेली आंसर राइटिंग लिखनी है मेरे को, मैं ऐसा नहीं करता था। मेरा था कि मतलब मैंने लास्ट के 5-6 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर रखे हुए थे अपने पास में, और डेली के 5 क्वेश्चन बस मैं उठाता था और क्वेश्चंस पढ़े, और अपने माइंड को वहीं पे सोचता था कि अगर मुझे अभी आंसर लिखना पड़े तो व्हाट आई हैव टू राइट, मेरा आंसर का इंट्रोडक्शन क्या होगा क्या होगा, और थोड़ा सा रफ करते करते कि अगर ये क्वेश्चन है तो मैं ये इसकी स्टार्टिंग ऐसे करूंगा, बिल्कुल रफली। सो मुझे किसी को चेकअप नहीं कराना, ना किसी से मुझे कोई वो दिखाना है कि मतलब कैसा आंसर लिखा क्या है। क्योंकि आप खुद को पहले सेल्फ एनालाइज करो कि आप किस लेवल पे हो। तो ब्रेन स्टॉर्मिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है, उससे आपका एक तो ब्रेन ओपन होता है और सेकेंडली आपकी जो एक थिंकिंग की जो पावर है ना वो इंक्रीज होती है। और जब भी आप ऐसे के लिए ब्रेन स्टॉर्मिंग करते हो तो आप हमेशा उस एंगल पे सोचो। जैसे मैंने उस टाइम पे एक ये बनाया हुआ था, क्या बोलते हैं उसको, मैक्रोन क्या बोलते हैं उसको, जो एक्रोनिम टाइप से बनाया हुआ था कि फिश करके कुछ एक एक एक्रोनिम बनाया हुआ था। तो उसमें मेरे सारे एलिमेंट्स थे कि बस मैं उस एलिमेंट उस एक्रोनिम में सोचता था कि निमोनिक अगर कह आई, रहे हैं क्या आप? निमोनिक सॉरी निमोनिक, यस यस निमोनिक्स। तो निमोनिक्स से क्या फायदा मिलता था कि आपने अगर निमोनिक्स बना लिया तो जैसे उसमें आई आ गया तो आई मतलब इंटरनेशनल, तो उस ऐसे को सोचता था कि अगर इंटरनेशनल लेवल पे लिखूं तो मैं क्या लिखूंगा। इस तरह अगर ऐसा आ गया तो इसका सोशोलॉजिकल एंगल पे क्या होगा, सी आ गया तो कल्चर लेवल पे क्या होगा, इवन सी आ गया तो कॉन्स्टिट्यूशनल लेवल पे क्या लिख सकता हूँ। अगर आप निमोनिक्स के हिसाब से अगर ब्रेनस्टॉर्मिंग करोगे तो आपकी हर एक ऐसे के कम से कम 10 to 13 पैराग्राफ्स बन जाएंगे। हर एक पैराग्राफ डिफरेंट होगा और आप कंटिन्यूएशन बिल्ड कर पाओगे। और यही ब्रेन स्टॉर्मिंग आपको मेंस में भी काम आती है कि आपका जो ब्रेन है ना उन निमोनिक्स पे काम करना शुरू कर देता है और आपके पास ना कंटेंट की कमी नहीं होती है, और आपके हर एक पैराग्राफ से सेकंड पैराग्राफ एक तो डिफरेंट होता है, और वो सेम नहीं होगा कि मतलब पढ़ने वालों को लगेगा यही तो पहले भी लिखा था और यही अभी इसने लिख दिया। तो जैसे हम बोलते हैं ना बीटिंग वो जो बीटिंग हम द कहते बुश, हैं बीटिंग बीटिंग द अराउंड द बुश या बुश। गोल, बीटिंग अराउंड द बुश या गोल गोल लिखना, तो वो चीजें फिर अवॉइड हो। ओके। सो सर, बेसिकली ब्रेनस्टॉर्मिंग का लॉजिक ये है कि आपका ऐसे एक स्ट्रक्चर्ड हो जाता है, उसमें फ्लो मेंटेन रहता है, तो जिससे कि एग्जामिनर को ये क्लैरिटी रहती है कि क्या बात होने वाली है। जैसे कि मैं खुद बिल्कुल जनरली आजकल बहुत सारे ऐसे बच्चों के पढ़ती हूँ, तो उसमें यही होता है कि बहुत ही हैप्पीजार्ड चीजें होती हैं, पता नहीं चलता है कि कहना क्या चाह रहे हो, कभी कुछ बात कर रहे हो आप, फिर कुछ और बात कर रहे हो। सो दिस इज क्योंकि आप ब्रेनस्टॉर्म नहीं कर रहे हो, आप पहले सोच नहीं रहे हो कि आपको क्या लिखना है अपने ऐसे में। अब सर, बिल्कुल। अल्टीमेटली हमने इंट्रोडक्शन की बात कर ली है। बॉडी में वी हैव टॉक्ड अबाउट कि हमें मल्टीपल डायमेंशंस इनकॉर्पोरेट करने हैं, जिसमें कि एक एंगल आपने बताया है वेयर वी कैन यूज द पेस्टल अप्रोच लाइक पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल, एनवायरमेंटल, कल्चरल। बहुत सारे डायमेंशंस आप यूज कर सकते हैं। एक जैसे कि इसमें मैं अपने साइड से ऐड करना चाहूंगी, 2-3 डायमेंशंस आप और ऐड कर सकते हैं, जैसे कि इंडिविजुअल, फैमिली, सोसाइटी, नेशनल, इंटरनेशनल लेवल। देन यू कैन ऑल्सो यूज द डायमेंशन ऑफ, अगर कोई टॉपिक है सपोज करिए ड्रग अब्यूज, तो उसके क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं ऑन विमेन, चिल्ड्रन, ओल्ड एज, डिसेबल्ड। सर, अब फाइनली हम बात करते हैं कंक्लूजन की, जिसमें अल्टीमेटली स्टूडेंट्स को बहुत प्रॉब्लम आती है, और काफी बार जो मैंने ऐसे देखे हैं उसमें वो क्या करते हैं कि जैसे कि ऐसा तो बोला जाता है कि कोट्स आप यूज कर लो, तो अब वो क्या करते हैं, बस जबरदस्ती कोई कोटेशन चिपकाने की कोशिश करते हैं ऐसे में। तो इसको आप थोड़ा रिजॉल्व कीजिए कि कैसे हम सही तरह से आप कोट को यूज करें कंक्लूजन में। बिल्कुल सही, कोटेशन है तो इम्पोर्टेंट एलिमेंट एसेस के। और कोटेशन का ऐसा होना चाहिए कि जैसे अगर आपने स्टार्टिंग में नरेशन या स्टोरी से किया और आपको इन बिटवीन पैराग्राफ्स में कहीं लग रहा है कि आप कोटेशन यूज कर सकते हैं तो यू शुड यूज इट।
पर ज्यादा कोटेशन यूज करना भी एक तरह से दिखाता है कि रट्टाफिकेशन करके आया और मतलब जबरदस्ती यूज हो रही कोटेशन। तो हम्म। आप ये देखो कि उसकी कितनी इंपॉर्टेंस है वहां पे यूज करना। और जब कंक्लूजन पे आते हैं तो कंक्लूजन मेरा अपना मानना है कि जब आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हो स्टार्टिंग में, आपको तभी आपके माइंड में क्लियर हो जाना चाहिए कि मुझे एंड में क्या करना है। तो जब आप पहले से ही अगर आप एंड को सोच के चलोगे तो आपके दिमाग में कोटेशन ऑलरेडी सेट होगा कि मुझे इस कोटेशन से कंक्लूजन करना है। तो जो आपके पैराग्राफ के जो फ्लो होंगे, जैसे लेट सपोज कि आपको कंक्लूजन से जो इमीडिएट पैराग्राफ पहले वाला हो गया उसके पहले वाला होगा, आपका जो फ्लो ऑफ ऐसे होगा उसी डायरेक्शन मूव करना शुरू कर जाएगा। और जब आप कंक्लूजन में जब उस कोट को डालोगे तो रीडर को एक बड़ा सा कनेक्शन सा फील होगा कि यार अच्छा इसी डोमेन में फ्लो चला हुआ था और कोटेशन भी उसी चीज को जस्टिफाई कर रहा है। तब आपका जो कोटेशन है उसकी रेलेवेंस भी होगी और रीडर को हिट करेगा कि मतलब ही इज यूजिंग द राइट कोटेशन एट द राइट टाइम। और इसमें एक मेरा अपना मानना है, इवन जो हम लोग ने और डिस्कशंस किए थे जैसे आफ्टर सिलेक्शन जब बातें होती हैं, तो नॉर्मली मेरा अपना और हम लोग का भी ये ओपिनियन है कि अगर आप एसेज में कोटेशन यूज करते हो या फिलोसफर्स या थिंकर्स को कोट करते हो, अगर आप कोशिश करो, अगर आप इंडियन थिंकर्स को कोट करते हो तो इट इज शोइंग मच मोर कनेक्शन, इमोशनल कनेक्शन विद द रीडर। रीजन क्या है कि जो भी हमारे एग्जामिनर है वो भी इंडियन सोसाइटी से बिलोंग करते हैं और इवन हमसे काफी सीनियर्स हैं, तो उन्होंने सोसाइटी को वो वाली सोसाइटी देखी जो हमने केवल पढ़ी है, तो वो ज्यादा रिलेट करते हैं सोसाइटी को। तो लेट सपोज कि अगर आपके सामने कोई भी ऐसा टॉपिक आता है जिसमें आप इंडियन थिंकर्स को, चाहे गौतम बुद्धा हो, चाहे महात्मा गांधी हो, विवेकानंद हो, इवन अगर भगवत गीता, महाभारत, जैनिज्म, ये कहीं से भी अगर आपको कोड करने का मौका मिलता है तो आई वुड से कि आप उनको कोड करो इंस्टेड ऑफ वेस्टर्न थिंकर। पर मैं ये नहीं कह रहा कि वेस्टर्न थिंकर को कोड नहीं करना है, आप देख लो जहाँ रिलेवेंस है। पर मोर अगर आपको प्रायोरिटाइज करना है और आपके पास वेस्टर्न थिंकर भी है और इंडियन थिंकर भी है, तो आई वुड से कि इंडियन थिंकर को अगर आप कोड करोगे तो इट विल गिव मोर वेटेज टू योर ऐसे ऑल्सो। और जो एक इमोशनल कनेक्शन की हम बात करते हैं, और ऐसे में एक ऐसा भी होना चाहिए, ऐसे एक मैकेनिकल नहीं लगना चाहिए कि आपने बस लिख दिया। इट शुड नॉट मैकेनिकल, उसमें एक ह्यूमन टच दिखना चाहिए, एक आपका खुद का भी एक इमोशन दिखने चाहिए जब आप ऐसे लिख रहे हो। तो जब आप इमोशनली और ह्यूमनली टच देते हो एसेज में विद इंक्लूडिंग द इंडियन थिंकर्स और इंडियन फिलोसफर्स, तो कहीं ना कहीं वो ऐसे की जो ग्रेविटी है वो और बढ़ जाती है। तो मेरा अपना यही मानना है, जैसे कि मुझे कॉन्स्टिट्यूशन और इनका है तो कॉन्स्टिट्यूशन में मैंने बी आर अम्बेडकर जी को काफी बार कोट किया इंस्टेड कि मैं फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन को कोट कर सकता था, क्योंकि अगर हम बात करें तो वहीं से ही आया था कॉन्स्टिट्यूशन का तो वर्ड। पर मैंने बी आर अम्बेडकर जी को कोट किया। इवन अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो हम अशोक धर्मा की बात करते हैं, जब वो मौर्यन एम्पायर में अशोका था उनके धर्म की बात करते हैं तो उनको भी मैंने कहीं ना कहीं कोट किया था। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ अगर आप इंडियन थिंकर्स को लेके चलते हो, जब भी आप ब्रेवरी की बात करो या आप करेज की बात करो, तो आप महाराणा प्रताप या फिर शिवाजी को कोट करो, वो ज्यादा देगा इंस्टेड ऑफ आप अलेक्जेंडर को कोट करो। तो आप ये देखो कि आप इंडियन सोसाइटी में अगर आप लिखते हो ऐसे इसको, क्योंकि पढ़ने वाला भी इंडियन है, तो वो ज्यादा ही कनेक्ट करेगा विद द रीडर। ये मेरा अपना मानना है। यस सर, आई कम्प्लीटली अग्री। ये काफी मतलब एक न्यू और इनोवेटिव पॉइंट मुझे सुनने को मिला है। बेसिकली द आइडिया बिहाइंड दिस इज कि हमें एग्जामिनर के साथ थोड़ा साइकोलॉजिकली भी खेलना है। सो थैंक यू सर फॉर गिविंग द वैल्यूएबल इंसाइट्स ऑन essay राइटिंग